बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सर जुल्फ़कार अली आलमगीर है और मैं ओ लेवल्स को पाक स्टडीज़ और इस्लामियात पढ़ाता हूँ। मैंने लेक्चर्स का एक बड़ा मौसर और नया सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसके मुताबिक पाक स्टडीज़ और इस्लामियात में कैम्ब्रिज की तरफ से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उनमें से ईच एंड एवरी क्वेश्चन को मैं इस तरह से तरतीब दे रहा हूँ कि हर क्वेश्चन उसका स्ट्रक्चर और A* मटेरियल मैं उसके अंदर दे दूँ कि जब भी स्टूडेंट्स पाक स्टडीज़ और इस्लामियात के किसी टॉपिक को उठाएं और उसके हवाले से जो भी क्वेश्चन हो तो उसका स्ट्रक्चर और A* मटेरियल उन्हें मेरे लेक्चर्स के थ्रू आलमगीर स्टेप पर दस्तयाब हों। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मेहनत और काविश स्टूडेंट्स के लिए बड़ी मुफीद साबित होगी। मेरा आज का क्वेश्चन ईस्ट इंडिया कंपनी पर आखिरी और तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्वेश्चंस का सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा। इस टॉपिक पर स्टूडेंट्स को अब हर क्वेश्चन मैसर होगा। आज का क्वेश्चन है, वाज द इंडिया एक्ट ऑफ 1784 द मेन रीज़न why the British were able to expand beyond Bengal between 1784 and 1850? Explain your answer. ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी कहते हैं, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट द यंगर ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास करवाया ताकि EIC को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल लाया जा सके। और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के हवाले से जो खामियां थीं उन्हें दूर किया जा सके। पिट्स एक्ट को हम यूं सिंप्लीफाई करते हैं कि ये एक डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक किस्म थी, जिसके मुताबिक इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलकर चलाना था। और पिट्स एक्ट के मुताबिक इंडिया को चलाने में अपर हैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। इस एक्ट की रूह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन पोजेशंस का डायरेक्ट कंट्रोल संभाल लिया और एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया। पॉलिटिकल मैटर्स के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जबकि कमर्शियल मैटर्स के लिए द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कायम किया गया। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिप्रेजेंट करती थी, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट द बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ज़रिए अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करती थी। गवर्नर जनरल के पास 3 प्रेसिडेंसीज़ का कंट्रोल था, जिसमें कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी शामिल थीं। गवर्नर जनरल रॉयल अपॉइंटमेंट था। इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नर्स और आर्म्ड फोर्स के कमांडर इन चीफ भी मुकर्रर किए गए। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया पर डायरेक्ट कंट्रोल था, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट थी। अगरचे ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड तो कर रही थी, मगर अब उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ख़त्म हो गई थी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन को मौसर बनाने के लिए पुलिस फोर्स और लीगल सिस्टम को ब्रिटिश लाइन पर तरतीब दिया गया। सिविल सर्विस का निज़ाम कायम किया गया, मगर इसमें लोकल पीपल के लिए कोई मुलाजमत नहीं थी। सिर्फ ब्रिटिश ही सिविल सर्विस में इंडिया को रन करने के लिए शामिल हो सकते थे। पिट्स एक्ट 1784 इंडिया में 1858 तक नाफिजुल अमल रहा। इसके अलावा ब्रिटिश ने कई और स्टेप्स उठाए ताकि इंडिया पर उनकी ग्रिप मजबूत रहे। 1793 में
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट नाफिज किया। इस एक्ट के ज़रिए बंगाल के ज़मींदार लैंड ओनर्स बन गए, मगर बंगाल के किसानों यानी फार्मर्स की मुआशी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई और बंगाल में फेमिन आए दिन का मामूल बन गए। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ले गवर्नर जनरल बना और उसने एक नया सिस्टम सब्सिडायरी अलायंस मुतारफ़ करवाया। सब्सिडायरी अलायंस एक बज़ाहिर नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी थी। इस सिस्टम के तहत हर लोकल रूलर को ब्रिटिश को सब्सिडी देनी पड़ती थी, जिसे उस ब्रिटिश आर्मी पर खर्च किया जाता था जो सब्सिडी देने वाली स्टेट के दिफा की जिम्मेदारी निभाती थी, जिसके इवज़ ब्रिटिश आर्मी उस स्टेट को उसके दुश्मनों से बचाती थी। और इस तरह ब्रिटिश का इंडिया में कंट्रोल बहुत वसी हो गया। इस कानून के तहत लोकल रूलर्स अपनी स्टेट में किसी यूरोपियन को मुलाजमत पर नहीं रख सकते थे जब तक वो ब्रिटिश से इसकी इजाज़त ना लें। इसके अलावा लोकल रूलर किसी दूसरी स्टेट के राजा से मज़ाकरात भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मज़ाकरात गवर्नर जनरल की इजाज़त से मशरूत थे। इस पॉलिसी का सबसे पहला निशाना निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, जब 1798 में उन्हें फ्रेंच से बातचीत करने से रोक दिया गया और मराठा से अलायंस करने से भी मना कर दिया गया। 1799 में टीपू सुल्तान को शहीद करने के बाद लॉर्ड वेलेस्ले ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। 1801 में नवाब ऑफ ओथ को इस पॉलिसी का ताबे बनाया गया, जबकि 1802 में मराठा पेशवा बाजीराव को इस कानून को मानने पर मजबूर किया गया। दीगर मराठा स्टेट्स भोसले, सिंधिया और होल्कर्स इस कानून की जद में आए और मराठा थर्ड एंग्लो मराठा वार 1818 में फैसला कुन शिकस्त से दो चार होकर अपनी ताकत खो बैठे। 1803 में ब्रिटिश आर्मी ने दिल्ली पर कब्जा करके मुग़ल शाही ख़ानदान को लाल किला में मुंतकिल कर दिया और इस तरीके से इंडिया की बेशुमार रियासतें ब्रिटिश कंट्रोल में आती गईं। 1841 में ब्रिटिश को अफ़गानिस्तान में जिस इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था, उसका असर ख़त्म करने के लिए उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का रुख किया। ब्रिटिश ने अमीर ऑफ सिंध को प्रोवोक किया। इस पर अमीर ऑफ सिंध ने ब्रिटिश जनरल चार्ल्स नेपियर की रिहाइशगाह पर हमला कर दिया। ब्रिटिश ने इसका बहुत सख्त जवाब दिया और 1843 में सिंध को अनेक्स कर लिया। महाराजा रंजीत सिंह की वफ़ात के बाद सिख दरबार में ब्रिटिश ने केओस एंड अनरेस्ट को फ़रोग़ दिया और जब चंद एडवेंचरस सरदारों ने दरियाए सतलुज के जनूब में ब्रिटिश पोजेशन पर कब्ज़ा किया, तो इसको बुनियाद बनाकर ब्रिटिश ने पंजाब पर हमला कर दिया। फर्स्ट एंग्लो सिक्स वार में महाराजा गुलाब सिंह डोगरा ने ब्रिटिश की मदद की और ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 के नतीजे में कश्मीर को ब्रिटिश ने एनेक्स कर लिया और इनाम के तौर पर महाराजा गुलाब सिंह को दे दिया गया। 1849 तक पंजाब और KPK को ब्रिटिश ने मुकम्मल तौर पर एनेक्स कर लिया और इस सारी डिटेल का जायज़ा लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि द पिट्स एक्ट 1784 ब्रिटिश का वो फैसला कुन स्टेप था जिसके ज़रिए ब्रिटिश की इंडिया में एक्सपेंशन बड़े वसी पैमाने पर शुरू हो गई,
क्योंकि द पिट्स एक्ट 1784 ने ब्रिटिश को एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन फ्राहम की जिस पर ब्रिटिश ने अपनी फ्यूचर विक्ट्रीज को बड़ी आसानी से हासिल किया। और द पिट्स एक्ट 1784 ने ब्रिटिश के लिए हिंदुस्तान में ना ख़त्म होने वाली कामयाबियों का सिलसिला शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन पर मेरा ये लेक्चर स्टूडेंट्स को समझने में बड़ा आसान महसूस हुआ होगा और इंशाल्लाह पाक स्टडीज़ और इस्लामियात पर कैम्ब्रिज में आने वाली ईच एंड एवरी क्वेश्चन को मैं आलमगीर स्टेप पर इसी तरह से दूंगा कि क्वेश्चन, उसका स्ट्रक्चर और ए स्टार मटेरियल, ताकि स्टूडेंट्स बड़ी आसानी के साथ इन सब्जेक्ट्स को तैयार कर सकें। पाक स्टडीज़ और इस्लामियात में ए स्टार लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट की प्लानिंग बहुत अच्छी हो और उसकी रिटन प्रैक्टिस हो। और मेरी स्टूडेंट्स से आखिर में गुजारिश है कि मेरे चैनल आलमगीर स्टेप को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि ये उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों की फ़ीस अदा करने में बड़ी मुश्किल महसूस करते हैं। देखने वाले स्टूडेंट्स की, ऐसे स्टूडेंट की बहुत बड़ी हेल्प होगी जो ओ लेवल्स पढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें टीचर्स मैसर नहीं हैं। मुझे उम्मीद है मेरा ये लेक्चर स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान होगा। शुक्रिया।